नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हमने वीडियो 59 और 60 में राजीव दीक्षित के बारे में देखा कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने धार्मिक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। भारत में आलोचनाओं को हमेशा ही प्राथमिकता दी गई है, सबकी बातें सुनी जाती थी और लोगों ने राजीव दीक्षित की भी बातें सुनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप आलोचना के नाम पर अपने धर्म के फर्जी प्रोपेगेंडे को साथ में परोस दो और भारत की एक बड़ी जनता जो कि शूद्र समाज यानी कि पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा दलित वर्ग से आती है, उन सभी को इनने दशकों तक गुमराह किया था। एक सवाल यह भी है कि जब ये आज हैं ही नहीं तो इनके बारे में बात क्यों हो रही है। दरअसल ये नहीं है तो इनके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज का अब तक खात्मा हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके अनुयायियों ने इनकी वही घिसी पीटी फेक न्यूज धार्मिक प्रोपेगेंडे को तरह तरह के यूट्यूब चैनल बनाकर फर्जी में प्रचारित कर रहे हैं और लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में उनके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज का पर्दाफाश होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने राजीव दीक्षित पर बनाए गए पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उसे आप जरूर देख लें। इस वीडियो में मैं उनके धार्मिक ग्रंथों पे स्पेशली मनुस्मृति पर बोले गए तमाम झूठों का पर्दाफाश करूंगा। आइए देखते हैं उनने मनुस्मृति पर क्या क्या झूठ बोल रखे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों वर्षों से आई है और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है। दरअसल राजीव दीक्षित न तो इतिहासकार थे न ही वैज्ञानिक, इसीलिए उनसे इतिहास की बातें सुनकर दीवार पे सर फोड़ने जैसा है। भारत में प्राप्त अब तक का सबसे पुराना भोजपत्र का पन्ना 1464 एडी का है, यानी कि 550 साल से भी कम पुराना है, जो संस्कृत में लिखा है और सिर्फ एक पन्ना है। इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप वीडियो 17 देख सकते हैं और वो मनुस्मृति का भी पन्ना नहीं है। और ये महोदय बता रहे हैं कि मनुस्मृति की एक प्रति 1000 साल नहीं हजारों अर्थात कि कई हजार साल पुरानी उपलब्ध है। दूसरी बात कि इन्हें यह भी नहीं पता कि जो मनुस्मृति की ये बात कर रहे हैं वो नागरी लिपि में लिखी हुई है और नागरी लिपि मात्र 800 साल से भी कम पुरानी है, जबकि इनके अनुसार वह कई हजार साल पुरानी है। तो यहाँ से भी स्पष्ट है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है इनको नहीं जानकारी हो इसीलिए ऐसा बोल दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा वो पूरे एजेंडे के तहत झूठ बोला करते थे। दरअसल उन्होंने अपनी इस झूठ को छुपाने के लिए एक दूसरा भी झूठ बोला, सुनिए इसे। और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है। तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत में मनुस्मृति की सिर्फ एक किताब थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, वो कहीं रखा हुआ था। और एक जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर आता है, उस किताब को पढ़ता है, फिर उसका जर्मनी में ट्रांसलेट करता है, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, फिर अंग्रेज उस इंग्लिश वर्जन को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो न्याय की किताब है। तो फिर वो अपनी सारी कानून व्यवस्था को छोड़कर, जो क्रांतिकारी थे उनसे निपटने को छोड़कर उस किताब को मिलावट कर देते हैं। खास बात यह है कि यह मिलावट किसी को पता भी नहीं चलती, जबकि मिलावट की बातें पिछले कुछ दशकों से एक खास समुदाय आर्य समाज द्वारा फैलाई गई है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा धार्मिक प्रोपेगेंडा ही इसी बकवास फर्जी और घटिया मनुस्मृति और इसी की तरह अन्य धर्म ग्रंथों से चल रही है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि इन आर्य समाजियों ने पिछले कुछ दशकों में एक फर्जी की किताब लिखी है और उस किताब में इस एक्चुअल मनुस्मृति के सिर्फ 46% श्लोकों को, यानी कि 2600 में से मात्र 1200 श्लोकों को ही उसमें लिखा है और बाकी के 1400 श्लोकों को ये मिलावटी बता रहे हैं। दरअसल हुआ यह था कि जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण विद्वान के साथ इस मनुस्मृति का दहन करवा दिया था और उस ब्राह्मण विद्वान ने जब इस मनुस्मृति का दहन किया तब उन्होंने यह कहा था कि यह मनुस्मृति को न्याय व्यवस्था के लिए सबसे घटिया पुस्तक मानते हैं और इसी के कारण भारत की व्यवस्थाएं काफी खराब रही हैं। इसकी जो वर्ण व्यवस्था है और इसमें जो भी व्यवस्थाएं दी गई है वो
मानव सभ्यता के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और जब उनने इस किताब को जला दिया तब तक किसी भी ब्राह्मण विद्वान या किसी अन्य विद्वान ने यह नहीं कहा था कि उसमें कोई भी मिलावट थी। और पिछले कुछ दशक से अचानक से उसमें मिलावट की बातें होने लगी। यह भी एक धार्मिक प्रोपेगेंडा है और इसी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए राजीव दीक्षित जैसे मनुवादी चेहरे खड़े किए गए थे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल भारत की 90% से ज्यादा जनसंख्या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। इन लोगों को फिर से धर्म के जंजाल में बांधकर कुछ प्रतिशत लोग फिर से इन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए, जैसा कि ये पहले कर चुके थे इन्हीं मनुस्मृति और तमाम तरह की गंदगी भरी किताबों से, वैसा ही ये फिर से करना चाह रहे हैं। इसी प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए राजीव दीक्षित जैसे एक फेंकू इंसान को आगे किया गया था। अगर नहीं विश्वास हुआ तो इनके कुछ और बातें सुने। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में। और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया है। देखा आपने, दरअसल जब भारत गुलाम था तब मात्र कुछ हजार अंग्रेजों ने ही पूरे भारत पे रूल किया था। जबकि दीक्षित के अनुसार ये अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों के दिन रात बगावत को दबाने की बजाय और अन्य राजा जिनसे ये दिन रात समझौते और तरह तरह के अपने नियम कानूनों को लादने के चक्कर में रहते थे, उन सारे कार्यों को छोड़कर इनकी मनुस्मृति और धर्म ग्रंथ में मिलावट कर रहे थे। जरा सोचिए, उसी समय भारत में मुस्लिम भी थे, उनके कुरान में नहीं मिलावट की। उसी समय पारसी भी थे, सिख भी थे, उनके धर्म ग्रंथ में नहीं मिलावट की। इसका सीधा सा मतलब निकाले तो राजीव दीक्षित ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण विद्वान बहुत ही मूर्ख होते थे। उनके हजारों सालों की जो उपलब्धि थी वह अंग्रेज कुछ ही सालों में सीख गए। और इनकी जो किताबें थी, जिसको ये लोग कभी कभार कहते हैं कि ये इनके भगवानों ने दी है, इनके ईश्वरों ने दी है, इसका मतलब कि यह ईश्वरीय वाणी और देवीय वाणी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इनने यहाँ पे खुद ही साबित कर दिया कि वो तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज आए कुछ ही सालों में सीख कर और वैसे वैसे ही श्लोक फिट कर दिए और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान तो घोड़े बेच के सो रहे थे। वास्तव में अगर आप धर्म ग्रंथों के प्रकाशन को देखें तो जितने भी संस्कृत के गढ़ रहे हैं, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, अजमेर, मेरठ, दिल्ली, इन सभी जगहों से संस्कृत पुस्तकें हमेशा छपती रही हैं। गोरखपुर प्रेस भी इसमें शामिल है। और इन जितने भी धार्मिक किताबें छपी हैं, इन सब के टिप्पणीकार हमेशा ही ब्राह्मण रहे हैं। तो जरा सोचिए, उन ब्राह्मणों को कभी नहीं पता चला कि इसमें मिलावट है। वो लगातार उसको छापते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहें। और इन आर्य समाजी जो कि धार्मिक प्रोपेगेंडा दिन रात फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, इनको पता चल गया कि मिलावट है। और भारत के ही अन्य ब्राह्मण विद्वानों को या किसी अन्य को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि इसमें मिलावट है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ऐसा लगता है जैसे राजीव दीक्षित दिमागी तौर पे गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। उनको अपने बाप दादों की गलती स्वीकारने की बजाय तबेले की बला बंदर के सर मढ़ने की आदत हो चली थी। इसीलिए वह अपने बाप दादों की गलती को हमेशा ही अंग्रेजों के सर पे मढ़ देते थे। अगर उसी समय उनके दिमाग का इलाज हुआ होता तो जरूर उसमें मिलावटी ही गोबर दिखता। जो इंसान खुद को एक फर्जी CSIR का वैज्ञानिक बताने लगता हो, खरबों डॉलर का ऑफर मिलने की बात करने लगता हो, उन्हें पता है कि खरबों डॉलर की वैल्यू कितनी होती है। इतना बड़ा ऑफर दे रहे थे उस बंदे को जो ना बीटेक किया, ना एमटेक किया, ना PhD। आप वीडियो 16 देखे, उसमें इनके फर्जी डिग्री का पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया है। ऐसे गप्पेबाज इंसान से आप सच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इनकी थोड़ी सी और बातें सुन। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्तवचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहां-कहां विकृति करके उसको फिर से बनाना है, आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी। यहाँ पे राजीव दीक्षित खुद ही कंफ्यूज हो गए। अगर मनुस्मृति में मिलावट हुई या किसी भी धर्म ग्रंथ में मिलावट हुई तो वह किस भाषा में हुई? इनके अनुसार तो उसे
उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, तो वो संस्कृत सीखा, संस्कृत को पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर इंग्लिश में मिलावट भी कर लिया। फिर संस्कृत में मिलावट कहाँ से हो गई? और संस्कृत का ट्रांसलेशन तो ब्राह्मणों ने हिंदी में किया था, फिर हिंदी वाले में मिलावट कैसे हो गई? अगर मिलावट हुई होगी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे राजीव दीक्षित पूरी तरह से फंस जाते हैं, अपनी ही बात को काटते हुए दिखते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये फेंकते फेंकते कितना फेंक गए हैं और उसको लपेटे कैसे। थोड़ा सा और सुने इनकी बात। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं, घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया, बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे राजीव दीक्षित के भाषण सुनने वाले उच्च कोटि के अनपढ़ गंवार लोग थे, जो इन्हीं फेकम फेक हवाई गप्पों को सच मान लेते थे। और उनसे भी ज्यादा चिंतनीय बात तो यह है कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को अभी जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता विलियम हंटर कौन था और विलियम हंटर कमीशन जो थी और उसकी रिपोर्ट क्या थी। दरअसल बौद्धिक दिवालियेपन के लोगों से आप सच की उम्मीद कर ही नहीं सकते। हंटर कमीशन भारत में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए भेजी गई थी। इसने पूरे भारत में 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट, जो कि मैकुले के द्वारा प्रस्तावित थी, के अनुसार चल रही व्यवस्थाओं का पूरी तरह से सर्वे किया। फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर ब्रिटेन में पेश भी की थी। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य पहलू ये थे कि प्राइमरी स्कूल में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनको भी इस बात की स्वतंत्रता दी जाए कि वो प्राइमरी स्कूल खोल सके और उसमें अपने फंड लगा सके। उसमें ये भी कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण न हो, हाँ गवर्नमेंट उनको फंड जरूर देती रहे ताकि हायर एजुकेशन चलता रहे। और ये हंटर कमीशन 1882-83 के करीब में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन राजीव दीक्षित के अनुसार हंटर कमीशन भारत में सर्वे करने नहीं आई थी, बल्कि उसने अपने सर्वे का काम छोड़कर यहाँ पे उनके लिए एक विदेशी भाषा यानी कि संस्कृत सीखने लगे। और विदेशी भाषा सीखकर उन्होंने सबसे पहले इनके मनुस्मृति और धर्म ग्रंथों में मिलावट की, वो भी इतनी उच्च कोटि की सीखी होगी कुछ ही साल में, ताकि वो मिलावट भी कर दे और लोगों को पता भी न चले। अगर राजीव दीक्षित की बात सत्य आप मान रहे हैं तो यहाँ से आप दो कंक्लूजन कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन कि यह मिलावट या तो विलियम हंटर ने ब्राह्मणों के दिमाग में घुसकर की होगी, क्योंकि जितने भी टिप्पणीकार हुए वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। वही किताबें आज भी छप रही हैं और उसमें लिखा जाता है कि यही असली किताब है, वो तो कभी मिलावट की बात ही नहीं की है। या फिर एक दूसरा कंक्लूजन आप यह निकाल सकते हैं, विलियम हंटर की लाश अपने कब्र से निकली और सीधे राजीव दीक्षित के खोपड़े में घुसी और वहां पे मिलावट कर दी। फिर राजीव दीक्षित जब भी भाषण देते थे तो उन्हें चारों तरफ मिलावट ही मिलावट नजर आती थी। तो इससे साफ पता चलता है कि राजीव दीक्षित एक सीरियल लायर थे। उनका काम ही था झूठ बोलना, गप्पे फेंकना, और जितने भी भारत का पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है इनको फिर से एक एजेंडे के तहत गुमराह करके अपने धार्मिक प्रोपेगेंडे में फंसाकर और धर्म की अफीम खिलाना। और इस धर्म की अफीम खिलाने के लिए राष्ट्रवाद की चरस बोकर पहले इन्हें भावुक करना राष्ट्र के नाम पर और फिर अपने एजेंडे को इनके दिलो दिमाग में घुसा देना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि राजीव दीक्षित एक मनुवादी एजेंट थे। धन्यवाद।